Have you ever given it a thought that whenever you step out of your house to buy vegetables or grains or दालें खरीदने निकलते हो तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बस मार्केट जाओ खरीद लो। ये चीज़ें तुम्हारे मार्केट की शॉप तक, तुम्हारी किरियाना, तुम्हारे वेजिटेबल वेंडर तक कैसे पहुँची? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। इसीलिए तुमको ये टॉपिक समझाया जा रहा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का, और ये इस चैप्टर में इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट्स अनदर चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज में प्रोडक्शन करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना उस आउटपुट को लोगों तक सही दामों पे पहुंचाना है। Welcome everyone, you guys are watching Eco World Digital Classes. This is Indian Economy Series for Standard 12th. We are doing chapter number 9, Rural Development. और अब मैं शुरू कर रही हूँ लिंगरिंग चैलेंजेस यानी चलते आए हुए चैलेंजेस का दूसरा पार्ट विच इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, तुम्हें कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि प्याज, अनियन विच इज सो हाईली सॉट आफ्टर इन आवर कंट्री सेल्स एट एन एवरेज ऑफ लाइक 20, 25, 30 रुपीज़ पर केजी, लेकिन इसके जो फार्मर्स होते हैं उन तक कई बार सिर्फ 3 या 4 रुपया पर केजी पहुंचता है। सुन के अजीब लग रहा है ना? हम तो कहते हैं हे भगवान इतना महंगा हो गया प्याज, इतना महंगा हो गया, लेकिन जिसने उस प्याज को बनाया क्या उसको उसका सही दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं और इसकी अभी भी दिक्कतें क्या चल रही हैं। ओके, तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, देखो जब मार्केटिंग बोलते हैं ना तो सबके दिमाग में सेल 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 आता है। सेल इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग, एक ही चीज़ है उसका। मार्केटिंग में चीज़ों को इकट्ठा करना, उनको ग्रेड, सो असेंबलिंग, ग्रेडिंग मतलब बासमती अलग, परमल अलग, क्वालिटी के हिसाब से अलग करना, फिर उन्हें पैकेज करना, फिर उन्हें स्टोर करना, वेयर हाउसिंग देखना, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स देखना, ये सब मार्केटिंग है। सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डील्स विद असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, warehousing, storing, transportation and distribution of various agricultural commodities. And I'm using the word commodities because commodity means goods that can be sold, जो बेचा जा सकता है। तो तुम्हारा आटा, चावल, दाल इतनी वैरायटी के मिलते हैं, somebody is doing it and that is agricultural marketing. ओके, अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में सबसे बड़ा फंडा ये है कि फार्मर इनमें से कई काम करता है, प्रोडक्शन के अलावा इनमें से कई काम करता है कई केसेस में, तो उसको उसका दाम नहीं मिलता, उसको उसकी मेहनत का द राइट अमाउंट ऑफ इनकम इज नॉट जनरेटेड फॉर हिम। और यही हमारी रूरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि अगर उसकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई यार तो इकोनॉमी रूरल एरियाज की डेवलप करेगी एंड वी वुड रियली बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी। बट ये पंगा है। अब बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था? एक्सप्लॉयटेशन। किस तरीके से? दाम ही नहीं देते थे। तुमने लोन ले लिया मेरे से, मैं मुंशी मुनी हूँ, तुमने मुझसे लोन लेके बनाया है, तो एट द एंड ऑफ द डे आई विल टेक योर एंटायर प्रोड्यूस एंड तुम्हारे काम के बदले तुम्हें बस एक बोरी अनाज दे दूंगी कि लो खत्म करो। नो प्राइसेस, नो रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, नॉट राइट इनकम, फॉल्टी वेइंग, वो नकली पत्थर रख के गलत वे करते थे। तो अगर आपका 100 किलो का अनाज है तो मुझे तो 80 का ही पे करना है बिकॉज माई वेट इज शोइंग 80 kgs। तो फॉल्टी वेइंग यूज़ करते थे, मैन्युपुलेशन करते थे, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स में धांधली करना। इफ़ आई एज ए लैंडलॉर्ड ओड यू 20,000 आई वुड जस्ट से आई ओ यू 10,000, मुझे तो बस 10,000 देने हैं। क्यों? ये देखो अकाउंट्स देखो, मैंने बताया इसमें सिर्फ 10,000 देने हैं। तो अकाउंट्स की गड़बड़ी करना, उसको मैनिपुलेट करना, फॉल्टी वेइंग, गलत उसको माप करना उसका, उसके बाद लो प्राइसेस पे खरीदना जिसे एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। और उसके बाद भी एक और दिक्कत होती थी, अगर किसी फार्मर ने इस सब के बावजूद बचा भी लिया अपना अनाज तो वो रखता कहाँ रखता? तो वेस्टेज होती थी बिकॉज ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ स्टोरेज। कोई जगह ही नहीं है, बारिश आ गई, आपने खुले में अनाज रखा है, खत्म, चूहे आ गए, खत्म। So what would you do? Before independence, the problem was not that we were not producing. One, of course, हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं थी, लेकिन जो थी वो भी तो नहीं सही दामों पे बिक रही थी, वो भी तो नहीं पहुंच रही थी बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन, फॉल्टी वेइंग एंड वेस्टेज। एक फंडा यहाँ पे समझाना चाहूँगी जो आज भी फार्मर्स फेस करते हैं, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस का मतलब है परेशानी और सेल मतलब बेचना, परेशानी में परेशान होकर बेचना। अब फार्मर्स परेशान होकर क्यों बेचेंगे? लेट मी एक्सप्लेन। I hope you understand that agricultural products are seasonal.
तो जब एग्जाम्पल लेट्स टेक वीट की कटाई होती है अप्रैल में, तो वीट की कटाई अक्रॉस कंट्री अप्रैल में होती है यार। तो यानी पूरे देश भर का सारा वीट comes out in the months of April and May. So the markets are loaded with wheat in April and May. तो let's say I am a buyer, मैं एक wholesaler हूँ and I want to buy from you. तुम मुझे हाई प्राइस कोट करते हो, मैं कहूँगी तू नहीं देगा, कोई बात नहीं, 10 और खड़े हैं, मैं 10 और से ले लूँगा एट मच चीपर प्राइसेस। क्योंकि मैं होलसेलर हूँ और मेरे पास पावर है एज एन इंटरमीडियरी, आई कंट्रोल अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन दिस, लॉट ऑफ फार्मर्स। अगर तुम मुझे उस रेट पे नहीं दोगे जिस पे मैं चाहती हूँ, आई विल बाय इट फ्रॉम समबडी एल्स। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन एज अ फार्मर, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो जब तक एक अच्छा बायर नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, पेरिशेबल कमोडिटी है तुम्हारी, जिंदगी भर नहीं टिकने वाली, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी या कोई खा जाएगा। तो फाइनली व्हाट विल यू डू, यू विल डू अ डिस्ट्रेस सेल विच इज यू विल सेल एट वट एवर प्राइस द अदर वन इज आस्किंग यू एट, कि भाई तुम खत्म करो, ले जाओ, जो मर्जी देना है दे दो भाई। कहाँ तुम पहले 50 रुपए पर केजी मांग रहे थे और कहाँ तुमने अब 10 पे बेचा या 5 पे बेचा, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रेस सेल। और ये जो डिस्ट्रेस सेल का गेम है ना, ये मार्जिनल फार्मर्स को, गरीब फार्मर्स को तो बहुत ही पकड़ता है, क्योंकि उनका कोई नेटवर्क नहीं होता, दे कांट बार्गेन का कोई सीन नहीं है, नेगोशिएशन का कोई सीन नहीं है। इफ आई एम अ पावरफुल इंटरमीडियरी, अ पावरफुल होलसेलर, यू गॉट टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कह रही हूँ बस चुपचाप से करो, तो बस काम खत्म। तो ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस होता था, वेइंग और अकाउंट्स की धांधली, लेकिन डिस्ट्रेस सेल पहले भी होता था और आज भी काफ़ी हद तक होता है। ओके, अब समझा गया कुछ प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की, तो इसके लिए कुछ मेजर्स, कुछ स्टेप्स उठाए गए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट्स। रेगुलेटेड मार्केट्स लाइक मंडियां बना दी गई विच वर रेगुलेटेड। उन मंडियों में मार्केट कमिटीज बना दी गई, उन कमिटीज में सरकार का भी कोई बंदा, मंडी का भी कोई बंदा और फार्मर्स का भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता था। द आइडिया वॉज कि फार्मर्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उनके हित की बात करेगा, ही विल टॉक अबाउट देयर बेनिफिट। तो ऐसे रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए गए जहां फार्मर्स आके अपना प्रोड्यूस बेच सकते थे बिना किसी डर, बिना किसी होलसेलर की एक्सप्लॉयटेशन के। तो वो रेगुलेटेड मार्केट्स को बनाया गया। इस प्रोसेस से, सिर्फ इस प्रोसेस से अराउंड 27,000 फार्मर्स बेनिफिटेड। बुक बहुत पुरानी है इसलिए डेटा भी बहुत पुराना है, अब तो ये नंबर बढ़ चुका होगा। आप जानते हैं हर स्टेट में मंडियां हैं। इनफैक्ट हमारे अभी यहाँ पर जहाँ पहले HMT होता था वहाँ अब एप्पल एंड वो वाली बड़ी सी मंडी बन रही है। सो दे आर गिविंग अ प्रॉपर स्पेस वेयर दीज ट्रेडर्स कैन कम एंड सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। सो दैट वाज डन। सेकेंड काम किया गया, कोऑपरेटिव्स डेवलप किए गए। व्हाट आर कोऑपरेटिव्स? कोऑपरेटिव का मतलब है सारे फार्मर्स इकट्ठे हो गए, इकट्ठे मिलके पैसे जोड़े, उस इकट्ठे हुए पैसे से कभी सीड्स खरीद ली, फार्मिंग कर ली, प्रॉफिट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कोऑपरेटिव फार्मिंग का, वो ये फार्मर को कि वो इकट्ठे हो गए, कलेक्टेड हो गए। So they had collective bargaining power, what is known as collective bargaining power। मतलब एक बंदे, एक अकेले फार्मर की क्या औकात है बड़ी से बड़ी कंपनी और होलसेलर के सामने बात करने की। लेकिन when a lot of farmers get together and they create a cooperative, they get a power of bargaining and negotiating, जिससे उनको सही दाम मिल सकता है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन रुक सकती है। तो कोऑपरेटिव्स ने क्या किया, फेयर प्राइसेस फार्मर्स को मिल सके इसका रास्ता खोला, बेटर बार्गेनिंग मिल सके, बेटर डील्स मिल सके इसका रास्ता खोला। लेकिन इसमें ना अभी हाल फिलहाल एक दिक्कत चली है। दिक्कत क्या है कि कोऑपरेटिव्स में ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। देखो कोऑपरेटिव क्या है, लेट्स से देयर आर 20 ऑफ यू एंड आई आल्सो जॉइन यू, सो देयर आर 30 ऑफ अस टुगेदर, और हम 30 जने मिलके पैसे जोड़ते हैं तो हम पैसे कमा पाते हैं। तो कोऑपरेटिव्स में ना नंबर गेम बहुत है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। प्रॉब्लम क्या रही है कि अभी भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव्स में नहीं जुड़ते, जुड़ भी जाएं तो उनकी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होती। मतलब देखो कोऑपरेटिव में हम सब लोग पैसा डाल रहे हैं, है ना, तो पैसा डालने की अकाउंटिंग कोई बंदा तो करेगा ना, कोई पैसे हैंडल करेगा और फिर ऑनेस्टली उस पैसे को, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर इसमें धांधली हो गई तो आप कोऑपरेटिव में ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे।
है ना। तो ये प्रॉब्लम रही है। कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं फ्लरिश किए? क्योंकि एक फाइनेंशियल हैंडलिंग अच्छे से नहीं हुई, 2 ऑपरेशनल हैंडलिंग नहीं हुई, सीड्स कौन खरीद रहा है, किस दाम पे खरीद रहा है, प्रॉफिट्स कैसे बट रहे हैं, ये सब नहीं हुआ। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोऑपरेटिव्स में एंटर नहीं करना चाहते थे और ये वाला जो मेजर जो बहुत पॉपुलर हो सकता था थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर गया। ओके। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर नीड्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट और सरकार ने वो की है। सड़कें बनाई गाँव में। क्यों बनाते हैं सड़कें? सिर्फ हमारे लिए नहीं, वो एग्रीकल्चरल फार्मर्स अपना सामान आसानी से पहुंचा सके इसलिए। ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज किया, कम्युनिकेशन पहुंचाई, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम दिए सरकार ने अपनी तरफ से, जो बहुत ही सब्सिडाइज रेंट्स पे, जहां पर आप अपना सामान रख सकते थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे बहुत काम किया गया। इसके अलावा अवेयरनेस बिल्डिंग पे बहुत काम किया गया। इफ़ यू डोंट नो, DD1 पे बहुत सालों से एक प्रोग्राम आता है कृषि दर्शन। यू नो व्हाट इज कृषि? कृषि मीन्स फार्मिंग। कृषि दर्शन, न्यू टेक्निक्स, नए तौर तरीके, हाउ टू गो अबाउट मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स, अच्छी उपज कैसे करो, लेटेस्ट पेस्टिसाइड कौन सा है, ये अवेयरनेस बिल्डिंग पे भी बहुत स्पेंड किया गवर्नमेंट ने। इसीलिए DD1 पे ये प्रोग्राम आता है और किसी चैनल पे नहीं, क्योंकि DD1 नेशनल चैनल है ना, तो वो लोग ऐसे प्रोग्राम भी रन करते हैं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हेल्प करे। ठीक। फाइनली MSP लाई गई। यू गाइज नो व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतना दाम तो फार्मर को मिलेगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे MSP, बफर स्टॉक्स खरीदे गए, बफर स्टॉक्स क्रिएट किए गए, सरकार ने बफर स्टॉक्स क्रिएट किए बाय प्रिक्योरिंग, खरीदा। वीट और राइस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है वीट और राइस फार्मर से, वो खरीदा गया। अगर कोई नहीं खरीद रहा, सरकार खरीद रही है, और PDS सिस्टम के थ्रू उस बफर स्टॉक को यूज किया गया और दालों को, शुगर को, चावल को डिसमिनेट किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सो नटशेल में आई हैव टू से वन थिंग ओवर हियर। TRJN में यही चीज़ें 6 पॉइंट्स में हैं, NCERT में ये चीज़ें 4 पॉइंट्स में हैं। आप NCERT के जो हमने ये पॉइंट्स किए, इसमें मैंने TRJN के भी ऐड कर लिए, तो ये इंक्लूसिव है। NCERT कल को आपसे पूछ सकता है दैट व्हाट इज द 4 pronged मेजर्स टेकन फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, तब आप ये 4 पॉइंट्स इन डिटेल मेंशन करेंगे। ओके। तो ये तो हो गए मेजर्स, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? अभी भी इतने मेजर्स ले लिए तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है प्राइवेट ट्रेडिंग जो एग्रीकल्चर में अभी भी है, उसकी वजह से कई दिक्कतें हैं। क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाते हैं, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो एक्सप्लॉयटेशन का सीन बढ़ ही जाता है। एंड मैंने कहा था ना, MSP सरकार लगाती है, लेकिन उसे फॉलो फार्मर्स या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। अगर मैं एक प्राइवेट मनी प्लेयर हूँ और मैं कह दूँ मैं नहीं खरीदती MSP पे और कोई नहीं खरीदेगा MSP पे, तो तुम एज फार्मर क्या करोगे? यू विल डू डिस्ट्रेस सेल, तुम MSP पे नहीं बेचोगे। तो वही प्रॉब्लम अभी भी चल रही है और मार्जिनल फार्मर्स को अभी भी डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, बहुत कम दामों पे बेचना पड़ता है। और गवर्नमेंट इंटरवीन तो करती है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बहुत रोड़े अटकाते हैं। गवर्नमेंट क्या है यार, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो कहीं ब्राइबरी मांगते हैं, कहीं कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले कई बार कह देते हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। आई वॉज वंस ट्रैवलिंग टू दिल्ली, पूरा रास्ता ब्लॉक था क्योंकि कई फार्मर्स अपनी उपज लेके खड़े थे FCI के पास कि हमारा सामान खरीदो, आप लोग ब्राइबरी मांगते हो इसलिए हमारा सामान नहीं खरीदते, हम ब्राइबरी नहीं देंगे, तुम्हारा काम है खरीदना, तुम खरीदो। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑल्सो, और इसके चलते द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सीन हैज़ नॉट रियली बीन इम्प्रूविंग अ लॉट, वो वाला प्रॉब्लम है। ठीक। अब फाइनली कुछ नए रास्ते ढूंढे गए हैं, इमर्जिंग चैनल्स ऑफ मार्केटिंग। इमर्जिंग चैनल्स मतलब कुछ नए रास्ते ढूंढे गए हैं इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए। क्या है? अब आती हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर मंडी। बीच के इंटरमीडियरी हटा दो, कोई होलसेलर नहीं, कोई रिटेलर नहीं, मैं फार्मर हूँ, तुम कंज्यूमर हो, एक मंडी बना दी है, ऐसी एक जगह जहाँ मैं डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस ला सकूँ और तुम डायरेक्टली मेरे से खरीद सको। दोनों तरफ फायदा, मुझे अपने पहले वाले दामों से बेटर दाम मिलेगा, तुम्हें सस्ता मिलेगा। तो पंजाब एंड हरियाणा में इट इज नोन एज अपनी मंडी, प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स। हडसपर मंडी इन पुणे, रिदू बाजार इन AP एंड तेलंगाना एंड उज्वर सैंडीज इन तमिलनाडु। इसके अलावा कई फूड प्रोसेसिंग जायंट्स एंड रेस्टोरेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स और अलायंसेस बनाई हैं डायरेक्टली फार्मर्स के साथ। लेकिन मतलब जैसे मान लो किसी ने कोई रेस्टोरेंट का काम कर रहा है, तो पहले वो होलसेलर्स और रिटेलर्स से कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अब उनको बीच में से हटा दिया एंड डायरेक्ट टू फार्मर कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किए गए हैं ताकि फार्मर्स को ज़्यादा इनकम हो और बेटर दाम मिले। ठीक है। नाउ
यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले क्या हाल था, व्हाट आर द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन, व्हाट आर द परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं, और नए रास्ते इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ चैनल्स ऑफ मार्केटिंग क्या है। अगली वीडियो में हम इसी मुद्दे पे एक और बात करेंगे विच इज़ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि वो रास्ता जो खेती से हटकर किसी दूसरी तरफ जाता है लेकिन इनकम जनरेट करवाता है। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।